अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। स्ट्रॉबेरी की उन्नतशील किस्में और रोपाई तकनीक पर जानकारी। अधिक लाभ हेतु ग्लैडियोलस फूल की वैज्ञानिक बुआई तकनीक। हमारे प्रदेश बिहार में स्ट्रॉबेरी की सफल खेती की असीम संभावनाएं हैं और ऐसा यहाँ के वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके भी दिखाया है। किसान भाई इसकी अच्छी खेती करके अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। और जैसा कि अभी इसकी रोपाई का उत्तम समय चल रहा है, तो जो भी किसान इसकी खेती करना चाहते हैं वो तैयार स्वस्थ पौध का खेत में रोपण करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रही है बिहार कृषि महाविद्यालय जिला सबौर की बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर रूबी रानी। ये मैं बताना चाहूँगी कि बिहार में स्ट्रॉबेरी की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। हमने पिछले 3-4 साल के अनुसंधान में साबित हो चुका है कि यहाँ पर अच्छी उपज और अच्छी गुणवत्ता के साथ स्ट्रॉबेरी की खेती हो सकती है और कुछ किसान इसे लगाकर अच्छा मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी कि बिहार में उगाए जाने वाली जो किस्में हैं जो यहाँ के जलवायु के अनुकूल हैं, उसमें प्रमुख किस्में हैं स्वीट चार्ली, फेस्टिवल, चांडलर, कामारोजा, फॉर्चूना और थोड़ा अगर अर्ली लगाएं तो विंटर टाउन भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके लगाने का हमारे बिहार में उचित समय है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का पौधा लगाने का उचित समय है। किसान भाइयों, स्ट्रॉबेरी उन्नत किस्मों के जान लेने के बाद जरूरी है कि इसके अच्छे उत्पादन के लिए इसे अच्छा आधार दिया जाए। इसके लिए खेत तैयारी अहम है। तो इस कार्य को कैसे करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले एक गहरी जुताई करें, फिर उसके बाद हल्की जुताई करें और लगाने के लिए जो व्यावसायिक रूप से पौधे लगाने के लिए उठी हुई क्यारियों पे इसे लगाया जाता है। और क्यारियों की लंबाई अपने मन के अनुसार रखें या आपकी जितनी खेत की लंबाई हो उसके हिसाब से रखें। चौड़ाई जो है वो 1 मीटर से 1.25 मीटर के बीच में रखें और 2 क्यारी के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर रखें और उठी हुई क्यारियों की ऊंचाई 30 से 35 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, इसे पेड़ बनाकर प्लास्टिक मल्चिंग और ड्रिप पर भी लगाया जा सकता है। इससे खरपतवार की समस्या कम होती है, साथ ही सिंचाई जल की भी बचत होती है और उत्पादन भी अधिक मिलता है। स्ट्रॉबेरी की फसल की बढ़वार अच्छी हो, इसके लिए समय समय पर जरूरी खाद एवं पोषक तत्वों को देना पड़ता है। तो कितनी मात्रा में कौन कौन से उर्वरकों को डालना है, आइए जानते हैं। जब हम खेत की तैयारी करते हैं, गहरी जुताई करते हैं, तो उस समय प्रति एकड़ हमारा कम से कम 5 से 8 टन कंपोस्ट प्रति एकड़ और इसके अलावा 20 केजी नाइट्रोजन, 15 केजी फास्फोरस और 20 केजी पोटाश की मात्रा गहरी जुताई करते समय, खेत की तैयारी करते समय मिलाना चाहिए। और जब हमारी क्यारियाँ उठी हुई क्यारियों पे हम आधा केजी वर्मी कंपोस्ट प्रति वर्ग मीटर की दर से हम उसका उपयोग करते हैं
और उसके पौधे लगाने के पहले, तब उसके बाद ऊपरी सतह पर मिट्टी मिलाते हैं। उसके बाद हम नियत स्थान, नियत दूरी पर पौधे को लगाते हैं। भूमि की तैयारी और पोषक तत्वों को डालने के बाद अब बारी आती है पौधा रोपाई की। तो अच्छे उत्पादन के लिए कितनी दूरी पर पौधों की रोपाई करना है, आइए जानते हैं। पहले उसको उपचारित करते हैं, उसकी जड़ों को बेबिस्टीन के घोल से उपचारित करते हैं। बेबिस्टीन का घोल बनाने के लिए या कार्बेंडाजिम का घोल बनाने के लिए 1 से 1.5 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति लीटर पानी में घोलते हैं और पौध को जो है, पौध की जड़ को 1 से 2 मिनट तक उसमें डुबा करके छोड़ते हैं। फिर निकाल करके जब उसका पानी सूख जाता है तब हम पौधे को लगाते हैं। पौधे, स्ट्रॉबेरी के पौधे की लगाने की दूरी जो है 20 से 25 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी और 35 से 40 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी। ये दूरी थोड़ी बहुत घटाई जा सकती है। वैसे पौधे जिसकी बढ़वार थोड़ी कम होती है उसको हम 20 सेंटीमीटर पे लगा सकते हैं और जिस पौधे की बढ़वार थोड़ी ज़्यादा होती है उसको हम 25 सेंटीमीटर के अंतराल पे लगाते हैं। लगाने के बाद अगर हमारे पास कुछ मल्च की आवश्यकता इसमें पड़ती है स्ट्रॉबेरी की खेती में, क्योंकि इसके जो फल हैं वो ज़मीन पे सटते हैं। अगर हम किसी भी तरह का मल्च या पलवार भी उसको बोल सकते हैं, पलवार ना लगाएं तो फल जो है उसको कच्चे में पकते पकते वो मिट्टी में पकने तक मिट्टी में सटे रहेंगे और बहुत ज़्यादा संख्या में फल इससे गल जाते हैं और व्यवसाय के लिए अनुकूल नहीं रहते, मार्केट के लिए अनुकूल नहीं रहते। इसलिए किसी न किसी प्रकार का मल्च आवश्यक है। तो सर्वश्रेष्ठ प्लास्टिक का, काले प्लास्टिक का मल्च या पलवार जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 20 से 25 माइक्रोन की मोटी मल्च काले रंग की, इसका हम लोग उपयोग करते हैं। और इसके बाद अगर हम प्लास्टिक मल्च का उपयोग करते हैं, पौध लगाने के पहले हम प्लास्टिक मल्च लगाते हैं और उसके बाद नियत दूरी पर छेद करके हम पौधे लगाते हैं। इस तरह से अगर हम पौधे लगाएं तो प्रति एकड़ हमें 20 से 22 हजार पौधे प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। ग्लैडियोलस के रंग बिरंगे फूलों को देखकर हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है और इसीलिए प्रत्येक शुभ कार्य में इनका प्रयोग होता है और इसी के चलते बाजार में इन फूलों का दाम भी अधिक मिलता है। तो जो भी किसान भाई इस लाभ को देखते हुए ग्लैडियोलस की खेती करना चाहते हैं वो अभी इसके कंदों की रोपाई कर सकते हैं। लेकिन इसकी खेती करने के लिए आपको ग्लैडियोलस की उन्नत प्रजातियों का चयन कर रोपाई वैज्ञानिक ढंग से करनी होगी, तभी आपको अधिक फूलों की प्राप्ति होगी। तो ग्लैडियोलस की कौन कौन सी प्रजातियां हैं और इसकी रोपाई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना है, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला पटना के कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर संगीता कुमारी। ग्लैडियोलस की खेती व्यावसायिक रूप से अगर आप करते हैं तो उसके लिए कई सारी आवश्यकताएं हैं और ग्लैडियोलस को कट फ्लावर के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। कट फ्लावर का मतलब है इसको हम गुलदस्ता में या रख करके इसकी सजावट की जाती है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, अच्छे उत्पादन का आधार उसकी खेत की तैयारी पर ही टिका होता है। इसलिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जानिए इसके लिए जो उपयुक्त मिट्टी है बलुई दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 होना चाहिए और मिट्टी में जल जमाव नहीं होना चाहिए। और जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से इसकी जुताई कर दें और साथ ही साथ इसमें पाटा भी लगा दें। जो खाद और उर्वरक की मात्रा है तो खाद जो है और साथ ही साथ इसमें 30
तथा 30 और 20 ग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा होनी चाहिए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। और जब भी हम इसको नाइट्रोजन की जो मात्रा है 3 किस्तों में डालते हैं, तो सर्वप्रथम जो है सबसे पहले हमने खेत की रोपाई के समय, कंद की रोपाई के समय ही उसमें डालते हैं। और जो है बाकी जो 3 मात्रा है वो जैसे 2 पत्तियों की अवस्था में जब पौधा है 2 से 3 पत्तियों उस समय डालेंगे, एक पुष्पन के समय डालेंगे, और लास्ट में फूल जब सूखने की अवस्था हो जाए तो कंदों की बढ़वार के लिए हम उसमें नाइट्रोजन डालते हैं। ग्लेडियोलस फूल की मुख्यतः 2 तरह की किस्में होती है, एक बड़े फूल वाली, दूसरी छोटे फूल वाली। व्यावसायिक दृष्टि से इसकी फ्रेंडशिप, व्हाइट पिंक, लिली ऑस्कर, जैक्सन, विस्विस, यूरोविजन आदि उपयुक्त है। किसान इन किस्मों का चयन कर इनकी खेती कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं इसके बीजों का चयन करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान रखें। तो आप जानिए कि इसका प्रवर्धन कैसे होता है। इसको कंद द्वारा प्रबंधन करते हैं, और कंदों का आकार जो है 5 सेंटीमीटर 3 से 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और कोशिश रहे कि हमारा जो कंद है वो लट्टू नुमा आकार का हो तो बेहतर हो। तो सर्वप्रथम कंद लगाने से पहले बीजों के रूप में इसके कंदों का प्रयोग होता है, जो कि पुरानी फसल से प्राप्त होती है। इसलिए इन्हें रोग मुक्त करने के लिए बुआई से पहले इनको उपचारित करना होता है। इसके लिए सबसे पहले कीटनाशक दवा से उपचारित करें। इसके बाद 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति लीटर पानी के हिसाब बने घोल में 20 मिनट तक उपचारित करें। इसके बाद ही कंदों की बुआई करें। किसान भाइयों, आइए अब बात करते हैं ग्लेडियोलस की बुआई के बारे में। लाइन से लाइन की दूरी 1 से 1.5 फीट तथा कंद से कंद की दूरी 10 से 20 सेंटीमीटर रखें। लगाने से पहले कंदों को एक दिन पहले पानी में भिगोकर रख देने से कंदों का अंकुरण हो जाता है तथा उसके बाद इसके खेत में रुपाई करें। इसमें जो है सर्वप्रथम जब पौधे हमारे बड़े होने लगते हैं, पुष्पन की अवस्था से ही पहले उसमें मिट्टी चढ़ा दिया जाता है, तो देखेंगे कि अच्छा उपज उनको मिलेगा। इस तरह से हमारे किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। छोटे और मझोले किसानों के लिए बकरी पालन व्यवसाय कम लागत में एक लाभकारी व्यवसाय है, क्योंकि इस व्यवसाय में लागत कम और लाभ अधिक मिलता है। लेकिन इनके उचित विकास के लिए इनका उचित देखरेख भी आवश्यक है, क्योंकि देखरेख के अभाव में बकरियों में तमाम तरह की समस्याएं आ जाती हैं, जिससे बकरियों का विकास अवरोधित होता है और घातक बीमारियों के कारण इनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए बकरियों की देखरेख कैसे करें, आइए जानते हैं एक विशेषज्ञ डॉक्टर AK सिंह से। जैसे कि खासकर जो है ये ध्यान रखें कि ओस की वजह से जो है थोड़ा सा सुबह जो है घासों पे ओस रहती है, तो चरने के लिए ठीक नहीं रहता है। तो जब धूप निकल जाए तो कम से कम 9 बजे के बाद जो है आप बकरियों को चराएं। और जाड़े में बकरियों का प्रबंधन जो है बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि ये मौसम जो है धीरे धीरे गर्मी इसमें नहीं लग रही है और पशुओं का शरीर इसमें अनुकूल रहता है। तो ऐसे मौसम में बकरियों का अगर खान पीन पर ध्यान दें तो ये व्यवसाय जो है काफ़ी अच्छा चलता है। खासकर जैसे कि इस मौसम में जैसे कि जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको जो है मतलब कि जैसे शुरू से ही जो है इनको थोड़ा ध्यान रखा जाए। 150 मतलब कि 150 ml दूध सुबह और 150 ml दूध जो है शाम को पिलावें। और ये जो है जैसे 10 वजन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा इसकी मात्रा बढ़ाती रहनी चाहिए। और जब ये बच्चा जो है करीब 20-25 दिन का हो जाता है तो इसको जो है दूध के साथ साथ जो है आप दलहनी चारा के जो है मुलायम पत्तियाँ जो होती हैं उसको खिलाने के लिए प्रीफर कर सकते हैं। इसके साथ जो है वजन के हिसाब से जैसे कि अगर 4-5 किलोग्राम तक का है तो 50 ग्राम दाना दें,
फिर जैसे कि 7-8 किलोग्राम का हो जाता है तो 100 ग्राम दाना दें। ऐसे जो है दाने की मात्रा हर 10 दिन पर 100 ग्राम 50 ग्राम बढ़ाते जाना चाहिए। तो उस प्रकार जो है बच्चा जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़वार को प्राप्त होगा, बढ़ेगा और जो है स्वस्थ रहेगा। और ख़ासकर जैसे कि तो बच्चों की बात हो गई। अब जैसे कि जो गर्भवती बकरियां हैं इनको भी खासकर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जो बकरियां ब्याने को हैं तो ब्याने से कम जो है उनको 1 महीना पहले जो है थोड़ा सा उनको खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चा जो है स्वस्थ जन्म लेगा और उसको जो है मतलब कि पालने में मतलब आसानी रहेगी, उसको किसी प्रकार का रोग वगैरह नहीं लगेगा। तो खासकर जो बकरियां गर्भवती हैं उनको जो है 200 से लेके आवश्यकता अनुसार 400-500 ग्राम दाना, जितना आपको इस से कम 200 ग्राम देना ही चाहिए। और अगर आपके पास साधन है तो 400 से 500 ग्राम इनको दाना दीजिए और ब्याने से ये करीब 1 महीना पहले दें, तो इससे जो है बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। किसान भाइयों, इस समय अगर आप बकरियों की अच्छी देखभाल करेंगे तो अच्छा लाभ ले सकेंगे। तो आप इनके आवास की उचित व्यवस्था किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। और जैसा कि मैंने बताया है कि अब मौसम बदल रहा है, आगामी दिसंबर के जो महीने आएंगे इसमें जो है ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। तो पहले से थोड़ा सावधानी रख लें कि बाड़ों की सफाई कर लें, उसमें जो है कि खिड़कियाँ की तरह से दरवाजे टूटे हों तो उनकी मरम्मत करा लें। और उनको ठंड से अगर जैसे कि आप खुले में बकरी पाल रहे हों, गरीब हैं आप, तो जैसे बांस का जो छप्पर पर छालें, उसको चारों तरफ से ऐसी व्यवस्था करें कि उसमें जो है ठंडी हवाएं न घुस सकें। तो इस प्रकार जो है उनको घर की व्यवस्था करें। और बाड़े में जब बकरियां रहेंगी तो सुबह शाम इनका सफाई करना जरूरी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये होती है कि बकरियों के जो बच्चे होते हैं इनको जो है 10 दिन पे कृमिनाशक दवा दें, फिर जो है 1 महीने पर कृमिनाशक दें और फिर जो है दूसरे महीने पर कृमिनाशक दवा दें। तो इस प्रकार हर 4 या 5 महीने पर बकरियां हों या बकरे हों या बच्चे हों, फिर उनको 4-4 महीने के अंतर से कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। PPR और इंटेरोटॉक्सीमिया, ये 2 बीमारियां जो होती हैं इसमें पशुओं को जो है, इन बकरियों को जो है परेशान करती हैं। तो इनका जो है समय से टीका, सबसे अच्छा उपाय है कि इसका गर्मी का जो मौसम बीता था उसमें आपको टीकाकरण कराना चाहिए था। अगर नहीं भी टीकाकरण करा पाए हों तो जो बकरियां स्वस्थ हों या बच्चे स्वस्थ हों उनको अभी भी मतलब कि इस महीने में भी जो है आप टीकाकरण कर सकते हैं। और जो बच्चे जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट के लिए तैयार हो रहे हों, जो बच्चे जो है 6 महीने 7 महीने के हो रहे हों, तो बकरी का जो बच्चा होता है उसको मांस के लिए अगर आप तैयार कर रहे हैं तो सावधानी ये रखनी चाहिए कि 2 महीने से लेके 6 महीने 7 महीने के बीच जो है उनका चारा दाना जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और फिर बाद में 1-2 महीना जो है आप जो है उसके दाने की मात्रा घटा दें, क्योंकि दाने की मात्रा घटा देने से जो है मांस की क्वालिटी जो है क्वालिटी उत्तम होती है और इसमें जो है फैट की जो है मात्रा उसके शरीर में कम हो जाती है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला दुमका से दुर्गेश कुमार जी ने। यह बैगन में रस चूसक कीटों की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं। तो दुर्गेश जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज जो अपन बात करेंगे जो अपने बैंगन के अंदर मुख्यतः चूसने वाले कीट। सब्जी वर्गीय फसलों में बात करें बैंगन की फसल की तो इसे बहुत से रस चूसक कीट नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान इन्हें कैसे पहचाने और नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपाय अपनाएं, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। तो किसान भाइयों, इसके जो मुख्यतः कीट है चूसने वाले कीट, चाहे आप सफ़ेद मक्खी की बात करते हैं तो सफ़ेद मक्खी एक ऐसा कीट है जो आप देख रहे हैं कि जो पत्तियों की निचली सतह है, ये छोटे छोटे से सूक्ष्म कीट हैं सफ़ेद क्रीमी कलर के, जो अपन आसानी से देख सकते हैं। ये पत्तियों से रस चूस करके साथ में जैसिड ये हरे से आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये क्या है कि ये भी कीट भी क्या है कि पत्तियों की जो सतह है उनसे रस चूस करके जो पत्तियों का रंग होता है उसको कमज़ोर कर देते हैं। तो किसान भाइयों, अपने को इन कीटों की प्रबंधन सही तरीके से सही समय पे करना चाहिए।
जो कीटनाशक है, चाहे आप नीम ऑयल ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ कीटनाशक ऐसे हैं जैसे मिथाइल डिमेटोन 25 सीसी नामक दवाई होती है, उस 1 ml प्रति लीटर पानी का सॉल्यूशन बना करके अपन स्प्रे या छिड़काव कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही प्रकोप हो तो 15 से 20 दिन के बाद में इन्हीं कीटनाशकों का अपना पुनरावृत्ति करते हुए दोबारा छिड़काव करें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेहूं की भरपूर उपज देने वाली प्रजातियों और बुआई तकनीक, केले की फसल में लगने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण और उपाय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-4192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।